हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे। तो श्रीजी फिजिक्स प्रेप में आपका स्वागत है, जहां पर आपकी फिजिक्स की प्रेप होगी सबसे बेस्ट। देखिए, हमने लास्ट क्लास के अंदर न्यूटन का सेकंड लॉ कवर करा था। थ्योरेटिकली सब कुछ हमने कवर कर लिया था, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी कर ली थी। लाइन बाय लाइन क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एनसीईआरटी के अंदर, वो भी हमने कवर आउट कर लिया था। ठीक है, मैंने आपको मार्किंग भी करवा दी थी, उसके अंदर हाईलाइट पॉइंट्स भी करवा दिए थे, सब कुछ करवा दिया था। ये वाला हमारा जो होने वाला है लेक्चर, इसके अंदर हम जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो उससे बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन ट्राई आउट करेंगे। यह सेशन आपका मदद करेगा कि भाई जो भी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो या जो भी रिस्पेक्टिव मॉड्यूल को आप फॉलो कर रहे हो, किताब को आप फॉलो कर रहे हो, उसके ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन बने, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो बेसिकली डेवलप हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें होंगी, एनसीईआरटी भी खत्म हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी आपके अच्छे से डेवलप हो जाएंगे, जिससे आपको अपने एग्जामिनेशन के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो जो बच्चे नहीं जानते, मेरा नाम है अनमोल कुमार, मैं फिजिक्स का एजुकेटर हूँ एट श्रीजी फिजिक्स प्रेप। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी कुछ हमारा कल वैसे भी हो चुका था, मैं डायरेक्टली स्ट्रेट अवे न्यूटन के क्वेश्चन से जाऊंगा, मतलब एनएलएम के क्वेश्चंस पर हम टैकल करेंगे। इससे पहले के हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, आपको लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। लेकिन मेन बात वही है कि भाई आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, ये मूवी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं। ये सिर्फ और सिर्फ मैं सीरियस कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो बनाता हूँ, वरना बहुत सारे काम और भी काम होते हैं। आप सबको पता है एक टीचर के पास बहुत सारे काम होते हैं, रात रात देर रात में ये वीडियो बना रहा होता हूँ, तो बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है। और इसलिए एक्सपेक्टेड रहता है कि कोई बच्चा जो भी इसे देख रहा हो, चाहे एक देखे चाहे अनेक देखे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है सर, बिल्कुल लेना देना नहीं है। मेरा मन की बात यह है कि भाई आप लोग जब भी इसे देखें वीडियो को, अपने नोट्स साथ में बनाते रहें। कोई भी डाउट आए उस डाउट को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। सिंपल एज दैट। ये यहाँ पर मतलब एक रूल है, अघोषित रूल, जो आपको फॉलो करना ही करना है। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए एक और चीज़ ध्यान रखना कि जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो मेरे सॉल्यूशन से पहले तुम्हें खुद सॉल्व करना है। मेरा सॉल्यूशन सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए रहना चाहिए। ठीक है, मैं पहले सॉल्व नहीं करूंगा, मैं क्वेश्चन रीड करूंगा। मीनवाइल तुम चाहो तो पॉज करके वीडियो क्वेश्चन रीड कर सकते हो एंड देन फिर अपना सॉल्यूशन खुद बना सकते हो। फिर चेक कर सकते हो, अगर सॉल्यूशन बिल्कुल सही है देन आगे मूव कर सकते हो, स्किप कर सकते हो उस पर्टिकुलर पार्ट को और अपना समय बचा सकते हो, मर्जी तुम्हारी है। फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इट कैन बी इन्फर्ड दैट, न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है वो हमें क्या बताता है, हम उससे क्या सीखते हैं। नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी यूनिफॉर्मली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब है आपको कोई भी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती ताकि एक पर्टिकुलर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन दिखा सके। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन। आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या रहे सर, कांस्टेंट रहे अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो यार ये तो बात बिल्कुल सही है, हमें किसी फोर्स की क्या जरूरत, हाँ या ना। नेट एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेटेड मोशन इज ऑलवेज ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स, न्यूटन ने यही तो बोला था अपने सेकंड लॉ के अंदर। तो यार ये बात भी बिल्कुल सही है। इनर्शियल मास ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू फोर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट एक्सेलरेशन इन द बॉडी। तो ये कह रहा है इनर्शियल मास का जो हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है वो F इक्वल टू एम ए होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं F इक्वल टू एम ए, जिसमें एम हम इनर्शियल मास कहते हैं। तो ये एम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एफ अपॉन में ए। मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि सर इनर्शियल मास पढ़कर आइएगा इस क्लास के अंदर। आई होप काफ़ी बच्चों ने अपनी रिसर्च करी होगी गूगल से, और मुझे वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख कर देंगे कि उनका आंसर क्या आ रहा था। तो यहाँ पर ये तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं। अगर आपको नहीं आता था, आप इन तीनों पॉइंट्स को अपनी कॉपी के अंदर, नोट्स कॉपी के अंदर प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। इसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है कि इफ अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एक्ट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, देन स्पीड इज यूनिफॉर्म, मोमेंटम इज यूनिफॉर्म, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, या ऑल ऑफ द अबव। मैं इसमें सिंपल सा आपको एक सोल्यूशन बता देता हूँ, पॉज कर लो जिसे अभी भी इसे सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्यूशन इसका ये है कि आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को कंसिडर आउट कर सकते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है सर, हम सबको पता है कि इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन योर स्पीड रिमेन कांस्टेंट, ये आपकी कांस्टेंट रहती है। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ स्पीड की, वेलोसिटी की बात कर ही नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि इस केस के अंदर जो आपकी वेलोसिटी है वो डायरेक्शन के हिसाब से वेरी कर रही है।
अगर वेलोसिटी डायरेक्शन के हिसाब से वेरी कर रही है, इवन दो उसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो मोमेंटम वेरी करेगा, क्योंकि मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो किस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो हम ये कहेंगे चलो हाँ भाई, स्पीड हमारी कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन मोमेंटम यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट नहीं हो सकता, वेलोसिटी यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट नहीं हो सकती, इसलिए ये तीन ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट, व्हेन अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड and a fixed direction act on a moving body then the path is, हमसे बोल रहा है अगर कोई भी मान लो हमारे पास एक पर्टिकुलर फोर्स लग रही है जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और वो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड डायरेक्शन के अंदर लगे जा रही है, तो हमें ये बताना है कि भाई वो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसी ट्रेजेक्ट्री दिखाएगा, सर्कुलर दिखाएगा, पैराबोलिक दिखाएगा, स्ट्रेट लाइन दिखाएगा, या दोनों, 2 और 3 दोनों दिखाएगा। अच्छा, एक एग्जांपल मैं तुम्हारे को देता हूँ। हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था एट एन एंगल थीटा, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते थे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट फोर्स हमेशा हमारे ऑब्जेक्ट पर लगती थी mg, जो कि यूनिडायरेक्शनली वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ लग रही होती थी। तो इस केस में पैराबोलिक मोशन आता था। बात बिल्कुल सही है यार। तो मतलब एक एग्जांपल ऐसा हमारे पास है जिसके अंतर्गत एक फोर्स लग रही है, फोर्स का फिक्स्ड मैग्नीट्यूड है विच इज इक्वल टू द mg, m मास एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फिक्स्ड डायरेक्शन में लग रही है, और वो फिक्स्ड डायरेक्शन हमारे पास कौन सा है, माइनस जे कैप है, और मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है। तो यहाँ पर इस मूविंग ऑब्जेक्ट की जो ट्रेजेक्ट्री है हमारे पास क्या बनकर आ रही है, हमारे पास पैराबोलिक बनकर आ रही है। अब मेन बात ये हो जाती है, क्या वो सर्कुलर हो सकती है? अच्छा चलो एक बार देख लेते हैं। चाहो तो तुम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देख लो, चाहो नॉन यूनिफॉर्म देख लो। वैसे मैं यूनिफॉर्म की बात करूंगा यहाँ पर। अगर तुम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखोगे तो हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही होती है, हाँ या ना? सेंट्रल फोर्स एक्ट करती है। ये सेंट्रल फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, v² इंटू एम। हमेशा ये सेंटर की तरफ रहती है, तो ये डायरेक्शन वाइज हर बार चेंज हो रही है। तो यहाँ पर इसे ये बोल देना क्या ये फिक्स्ड डायरेक्शन में काम कर रही है, आंसर गलत हो जाएगा हमारा। वो फिक्स डायरेक्शन में काम ही नहीं कर रही सर। तो तुम कहोगे अरे सर क्या बात कर दी आपने, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लग रही है ना, तो वो फिक्स्ड डायरेक्शन ही तो हुआ। नहीं सर, वो फिक्स्ड पॉइंट हुआ, डायरेक्शन आपका चेंज हो रहा है। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल अब वो पॉइंट नंबर 1 की मैं बात करूँ तो पॉइंट नंबर 1 माइनस आई कैप की तरफ है, पॉइंट नंबर 2 की बात करूँ तो पॉइंट नंबर 2 माइनस जे कैप की तरफ है, लेकिन पॉइंट नंबर 3 की बात करूँ तो ये प्लस आई कैप की तरफ का डायरेक्शन हमें डिपेक्ट कर रहा है। तो ये जो फोर्स है एक्चुअली ये चेंज करे जा रही है, कभी प्लस आई, कभी माइनस आई, कभी प्लस जे, कभी माइनस जे। तो यार ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा हमारा सर्कुलर। अच्छा, स्ट्रेट लाइन के बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। ये हमारा पार्टिकल है ना? अब इसके ऊपर एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से फोर्स लगा दूं मैं, और एक ही डायरेक्शन में लगाऊं, सीधे डायरेक्शन में, तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो पार्टिकल है, मान लो ये रोड है हमारे पार्टिकल जिसके ऊपर ट्रेवल कर सकता है, तो एक रोड के ऊपर तुमने क्या करा, एक पार्टिकल रखा, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा पार्टिकल है, एक रोड है, और मैं इसको फोर्स लगाया जा रहा हूँ, तो ये फोर्स लगाने से क्या है, आगे की तरफ बढ़ता ही रहेगा। अब इसका मोशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन का मोशन है, ट्रेजेक्ट्री कैसी है, स्ट्रेट लाइन की ट्रेजेक्ट्री है, तो ये वाली बात भी हमारी सही हो गई। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इधर 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर। तो एक पैराबोलिक मोशन हो गया और एक नॉर्मल स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, नॉर्मल स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेटेड मोशन जिसे तुम बोल सकते हो। ठीक, तो ये हमारा 7th क्वेश्चन भी हो गया। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, 10 ग्राम बुलेट मूविंग एट, ओके स्पीड यहाँ पर हमारे पास मिसिंग है, तो एक काम करता हूँ मैं, जो मिसिंग पार्ट है वो आप लोगों का यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, क्योंकि शायद टाइपिंग करते करते ये लिखना मैं भूल गया। ठीक है, मैं एक बार लगा देता हूँ यहाँ पर। तो मैंने लगा दी, यहाँ पर ये है 200 मीटर पर सेकेंड। तो अ 10 ग्राम बुलेट मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड स्टॉप आफ्टर पेनिट्रेटिंग 5 सेंटीमीटर of the wooden plank, the average force exerted on the bullet will be equal to। तो ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया यार आपके एनसीईआरटी का, उसी से ये डिराइव्ड क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास एक बेसिक प्लैंक हो गया, ये हमारी बुलेट हो गई, और हमसे बोला गया ये बुलेट 200 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही है। अब होगा क्या, ये पेनिट्रेट करेगी, पेनिट्रेट करके कहीं यहाँ तक पहुंच जाएगी और रुक जाएगी। कितना चली है, 5 सेंटीमीटर, दैट इज 5 अपॉन में 100 मीटर। इज दैट क्लियर? तो इतना ये चली एंड देन हमारे पास रुक गई। हमसे ये बोला जा रहा है कि जो एवरेज फोर्स एक्सर्ट करेगा ये ब्लॉक किसके ऊपर, इस बुलेट के ऊपर, ये एवरेज फोर्स हमारे पास कितनी होगी। सोचने और समझने वाली ये बात है कि भाई आंसर यहाँ पर दे तो रखा है, लेकिन एक आंसर पॉजिटिव है, एक आंसर हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। यहाँ हम फंस जाएंगे इस चीज़ के अंदर कि भाई एक आंसर पॉजिटिव है और एक आंसर हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। अब मैं आपको बताता हूँ इसे प्रोसीड कैसे करता है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें निकालना क्या है, टू फाइंड।
तो मुझे पता है कि यहाँ पर मुझे फोर्स निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का? मास इनटू एक्सेलरेशन, है कि नहीं? यही है फोर्स का फॉर्मूला। अब जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स होगी। प्लस माइनस यहाँ पर कोई ये नहीं दिखा रहा कि भैया कोई बहुत ज्यादा या बहुत कम फोर्स है, नहीं, ये तो सिर्फ डायरेक्शन के बारे में हमारे को बता रहा है कि जो आपकी फोर्स होगी वो किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगी। तो प्लस और माइनस बस यही चीज दिखा रहा है। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो फोर्स निकालने के लिए एक्सेलरेशन की जरूरत है, तो मतलब इसका मतलब है हमारे पास एक्सेलरेशन ही हमें पता नहीं है, तो उसे भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन हम कहाँ से निकालना सीखते हैं? तो तुम कहोगे सर अभी अभी हम काइनेमैटिक्स पढ़कर आए हैं। काइनेमैटिक्स की जो 3 इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर यू स्क्वायर टू ए एस एंड एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इन इक्वेशन के द्वारा मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मैंने कहा यार एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा क्या क्या गिवन है जिससे तुम इस एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हो? तो तुमने बोला सर मुझे डिस्प्लेसमेंट गिवन है विच इज 0.05 ऑफ मीटर। सर मुझे यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी गिवन है विच इज 200 मीटर पर सेकेंड। सर मुझे यहाँ फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है विच इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 0। तो क्यों ना सर मैं यहाँ पर ये वाली इक्वेशन का यूज करूँ। अगर तुम इस वाली इक्वेशन का यूज करते हो तो तुम्हारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ एस। इज दैट क्लियर? जब तुम सारी वैल्यूज लगा दोगे तो ये आंसर आएगा। मेन चीज क्या है? आंसर का नेगेटिव होना। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, या तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा या ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। जैसे ही मैं यहाँ पर वैल्यूज लगाऊंगा तो 200 का होल स्क्वायर कितना बन जाएगा मेरे पास? 2 दूनी 4 एंड 10 की पावर 4 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विच इज 5 इंटू, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 100। तो 2 पंजे 10, यहाँ से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आंसर आ रहा है -4 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 1, दैट इज -4 इंटू 10 की पावर 5। यहाँ तक बात क्लियर? अब उसने कहा कि साहब फोर्स निकालिए, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है? 10 ग्राम, तो 10/1000। अब ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया, एंड 4 इंटू 10 की पावर 5 और एक माइनस में यहाँ पर लगा दूंगा। तो ये सर बन जाएगा आपका माइनस का 4000 न्यूटन। बहुत ही अल्ट्रा इंपॉर्टेंट सम है ये। इसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या बात कह रहा है। अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। अ बॉय ऑन द ग्राउंड hit the ball vertically upward with a bat with an average force of 200 Newton so that it can attain a vertical height of 45 meter. The time for which the ball remain in contact with the bat will be equal to, you have to take gravity that will be equal to 10 meter per second square. ये आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पर वैसे तो काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर मिसिंग हो रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ, मैं इन ऑप्शंस को लगा देता हूँ। तो ये ऑप्शन मैंने यहाँ पर लगा दिए। क्या क्या ऑप्शन बन रहे हैं? 1/20th ऑफ अ सेकेंड, 1/40th ऑफ अ सेकेंड, 1/80th ऑफ अ सेकेंड एंड 1/120th ऑफ अ सेकेंड। तो हमसे ये बोला जा रहा है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर हमारे पास क्रिकेट वाला एग्जाम्पल दे रखा है, तो इसलिए हमें ये फॉलो करना जरूरी है। और ये बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है जिसे आप देखते ही कर देंगे। इसमें हमसे ये बोला जा रहा है कि हमारे पास एक बॉल है 50 ग्राम की, ज़्यादा बड़ी कोई बॉल नहीं है, उसे हमने ड्रॉप करा फ्रॉम अ पर्टिकुलर हाइट ऑफ 20 मीटर। तो ये रही हमारी 20 मीटर की हाइट, 20 मीटर की हाइट से हमने एक बॉल ड्रॉप करी। बॉल ड्रॉप करने का मतलब क्या होता है? उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी हो जाती है? 0। एक बच्चा है, खुराफाती बच्चा, वो नीचे बैट पकड़कर बैठा हुआ है। बॉल जैसे ही नीचे आती है, ये बच्चा क्या करता है? उसके ऊपर बैट चला देता है। बैट चलने की वजह से ये बॉल ऊपर की तरफ उछलती है। लेकिन अब ये कितना ऊपर उछल जाती है? ये 20 मीटर से तो गिरी थी, लेकिन 45 मीटर की हाइट को क्या है, ये अटेन कर लेती है। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि यू हैव टू फाइंड द टाइम फॉर विच द बॉल रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द बैट। कितने समय के लिए यह बॉल बैट के कांटेक्ट में रही। अगर आपको नेट फोर्स यहाँ पर कितनी दे दी जाती है? 200 न्यूटन, जो कि बच्चा बॉल के ऊपर लगा रहा है। ये बहुत ही, ये कह सकते हो कि तुम बहुत ही अल्टीमेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एक काम करते हैं, हम कुछ पेजेस यहाँ पर ले लेते हैं। यस, यही काम आ जाएगा। क्या क्या गिवन है? सबसे पहले ये देख लो, हमारे को गिवन है नेट फोर्स 200 न्यूटन। और क्या गिवन है? नीचे गिरने वाली हाइट, जिस हाइट से फॉल कर रहा है, हाइट ऑफ फॉलिंग कितनी गिवन है हमारे को? 20 मीटर। फिर हमारे पास क्या गिवन है? हाइट ऑफ लिफ्टिंग, कितना तक बॉल ऊपर उठ जाएगी, अपलिफ्ट कितना हो गई? तो अपलिफ्टिंग हाइट है हमारे पास 45 मीटर।
हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। हमारे पास कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो ये टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट को निकाल सकता है। अगर आपको याद होगा, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही एक ऐसा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को अगर मैं थोड़ा सा रीएडजस्ट कर दूं, कुछ ऐसे लिख दूं, डेल्टा पी बाई एफ, तो तुम्हें नहीं लगता मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो अब मेन चीज हमारे पास क्या आ जाती है, यहाँ पर परेशानी सिर्फ इस बात की बैठेगी सर कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी। कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा पी इज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मोमेंटम का खुद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, और चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना। क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ टाइम की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं यहाँ पर मॉडुलस लगा दूँ, तो बहुत ही मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी बात, ना। वो टाइम वैसे भी नेगेटिव नहीं आता, तो हम इतना पीछे ही क्यों पड़े किसी भी चीज़ के। तो यहाँ पर हमारे को सबसे पहले फाइनल मोमेंटम निकालना है। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, जब हमारे पास बॉल नीचे की तरफ गिर रही थी, उसने 20 मीटर कवर करा, जस्ट जब वो बैट से टकराने वाली होगी तो वो कुछ वेलोसिटी अटेन कर चुकी होगी। उस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, 2gh, अंडर रूट 2gh। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला तुम्हें ये बता देता है कि भाई कितनी हाइट से आप गिरे तो इतनी वेलोसिटी आप अटेन कर लोगे। या फिर अगर आपको एक पर्टिकुलर हाइट को अटेन करवाना है, जैसे 45 मीटर अटेन करवाना है, तो आपको अपनी बॉल को इतनी वेलोसिटी देनी ही पड़ेगी सच दैट इट कैन अटेन दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हाइट। तो हमने यहाँ पर क्या करा, अब तुम सोच रहे होंगे मैंने ये फॉर्मूला कैसे लगाया है। तो यहाँ पर बहुत ही इजी तरीके से हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। भाई ये हमारे पास हाइट एच की वन है, मानते हो नहीं मानते। इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, फाइनल वेलोसिटी आपकी v है। तो आप वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, जहां पर आपके पास जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। तो ये v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2as, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, और ये आपके पास हाइट हो जाएगी। तो जब आप साइन के साथ वैल्यू लगाओगे तो अंडर रूट 2gh आ जाएगा। मैं ये मिटा देता हूँ, वैसे भी इसकी कोई अब ज़रूरत नहीं है। ठीक सर, मेन मुद्दे पर आते हैं। तो v इक्वल टू अंडर रूट 2gh हमारे पास आंसर आया। तो अब गिरने की हाइट कितनी है, 20 है, तो 2 × 10 × 20। इसका मतलब क्या है, हमारी वेलोसिटी कितनी है, गिरते गिरते हमारी वेलोसिटी हो गई है 20 मीटर पर सेकेंड। फिर बच्चे ने जब उस पर बैट चलाया, बैट चलने की वजह से वो 45 मीटर तक ऊपर उठ गई, है ना। तो बच्चे को यहाँ पर कितनी वेलोसिटी देनी चाहिए थी उस बॉल की, अंडर रूट 2gh से हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगेगा। अगर तुम्हें एक पर्टिकुलर हाइट अटेन करवानी है बॉल से, तो अगर तुम इतनी वेलोसिटी दोगे तभी ये हाइट अटेन हो पाएगी, क्योंकि तभी उससे उतनी एम्पल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी मिल पाएगी सच दैट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर एक्चुअली एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है, तुमने काइनेटिक एनर्जी दी तभी वो उस पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी को अटेन कर पाएगा उस पर्टिकुलर हाइट पर। तो हमने कहा कि हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी अंडर रूट 2 × 10 × हाइट h विच इज 45। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 30। ठीक। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम नीचे आ रहे हो तो उसे हम नेगेटिव लेंगे, अगर तुम ऊपर जा रहे हो तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे। तो अगर फाइनल मोमेंटम देखूँ तो क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। अब मास मेरे पास कितना है, 50 ग्राम का मेरे पास मास है, 50 अपॉन में 1000 इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी ऊपर जाने की क्या है, 30। मैं मगर +30 लिखूंगा तो ये हमारे पास कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, 0 से 0 यहाँ कैंसिल कर देता हूँ, 1.5। इनिशियल मोमेंटम हमारे पास कितना हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। अब वो वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो एज इट इज मैंने लिख दिया। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 5 दूनी 10 हो गए, तो ये आया -1। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, चेंज इन मोमेंटम आएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम विच इज 2.5 आ गया। अब इस वैल्यू के अंदर हम लगा देंगे, तो डेल्टा टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.5 अपॉन में द नेट फोर्स विच इज 200। मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ। अब ये आ गया हमारे पास कितना, 2.5 अपॉन में 2000। यहाँ पर अलग से हमें आंसर दे रखा है 1/20, 1/40, 1/80 या 1/120। उसी के तहत हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 25/2000 मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। तो 25 चौका 100, तो आ गया हमारे पास आंसर 1/80। तो कितने समय में, 1/80th ऑफ अ सेकेंड में यह काम हो जाएगा। तो इतनी देर के लिए ये बॉल हमारे बैट के साथ कांटेक्ट में रहेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट सॉल्यूशन विच इज 1/80th ऑफ अ पर्टिकुलर सेकेंड। इज दैट क्लियर है। ठीक, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था।
नेक्स्ट, a string tied on a roof can bear a maximum tension of 50 kg weight. The minimum acceleration that can be acquired by a man of 98 kg to descend will be equal to। देखो ये भी हमारे पास जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, एचसी वर्मा के अंदर गिवन है, सारी बुकों के अंदर ये गिवन मिल जाएगा। माइट भी तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर भी ऐसे कोई क्वेश्चन गिवन होगा। तो इसे हमें करना कैसे है, ये इसमें बोल रहा है कि आपके पास ना यहाँ पर एक रोप है। एचसी वर्मा में इसे बंदर की तरह दिखाया गया कि एक बंदर है, बंदर ऊपर नीचे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो किस एक्सेलरेशन से या तो वो ऊपर चढ़े नीचे चढ़े सच दैट भैया रोप जो है टूटे ना, है ना। तो अ स्ट्रिंग इज टाइड ऑन द रूफ एंड कैन बी आर अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 50 केजी वेट। अब 50 केजी वेट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा जब भी आपको लिखा जाए 50 केजी वेट, तो ये है 50 किलो वेट। आपको इसे न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में सर? न्यूटन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 50 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे 10 हमें लेना नहीं है इसके अंदर, क्योंकि मैंने पहले ही बोल रखा है यहाँ 9.8 है, तो 9.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो अब आपको पता चल जाएगी कि इन द न्यूटन आपके पास कितनी टेंशन है। मैं फिर से एक और बार यहाँ पर रिपीट करूंगा। मुझे पता है कि काफ़ी बच्चों को थोड़ी सी परेशानी होती है पहली बार समझने में। बेटा जब भी आपको 50 केजी वेट दिया जाए, बस आप एक चीज़, एक काम छोटा सा कर देना, इसे न्यूटन में कन्वर्ट कर देना। कैसे करोगे? उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करके वो चीज़ न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगी। सिंपल एज दैट। अब बेटा आपको करना क्या है यहाँ पर कि यहाँ ना एक ऐसे बंदर या आदमी बना देना। वैसे दोनों में तो कोई अंतर होता नहीं है, तो क्या ही फर्क पड़ रहा है ना। बंदर भी उत्पादी होता है, आदमी भी आजकल उत्पादी हो चुका है। तो ये हमारा आदमी है। अब हमसे बोला गया है कि इसका कितना मिनिमम एक्सेलरेशन हो जिससे ये डिसेंड करे। डिसेंड का मतलब है नीचे आए, नीचे आने का मतलब है इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ हो जाएगा। यहाँ तक ये बात क्लियर? अब एक चीज आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जब ये आदमी नीचे की तरफ आ रहा होगा तो इसने रस्सी पकड़ी हुई होगी। रस्सी जब ये पकड़ेगा, आप भी रस्सी एक बार पकड़ कर देखना, तो आपको क्या लगता है? आप जब रस्सी को अपनी तरफ खींचोगे तो आपको लगता है रस्सी आपको अपनी तरफ खींच रही है कि नहीं? तो यहाँ पर टेंशन प्रोड्यूस होगी रस्सी के अंदर, और ये टेंशन कहाँ लगेगी? ऊपर की तरफ लगेगी। अगर इसको नहीं पता कि तुम्हें टेंशन किस तरफ लगानी है, तो एक थंब ऑफ रूल मैं आपको बता देता हूँ। टेंशन एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी। टेंशन हमें बॉडी, टेंशन जो होगी हमेशा बॉडी से दूर एक्ट होगी, हमेशा बॉडी से अवे एक्ट होगी। तो यहाँ पर क्या है? टेंशन ऊपर की तरफ एक्ट हो रही है। तीसरी चीज इस पे क्या काम करेगी? वेट काम करेगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज देखना है, जब आपको न्यूटन की सेकंड लॉ की इक्वेशन यहाँ पर बनानी है, तो भाई आपको ऐसे बनानी है कि आप लिखोगे नेट एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जो फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होगी वो पॉजिटिव, और जो फोर्स एक्सेलरेशन के अपोजिट होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें पता है mg पॉजिटिव रहेगी, लेकिन जो टेंशन है वो हमारी नेगेटिव हो जाएगी। दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसने बोला कि भाई आपका ये जो एक्सेलरेशन होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं तुम्हारे को एक चीज लिखकर बताता हूँ जो हमने कभी 5th क्लास में सीखी होगी। मान लो एक नंबर सी है, मैं इसे कहूँ a माइनस बी, है ना। यहाँ पर कुछ चीजें मैं फिक्स कर दूं। मान लो a की वैल्यू मैंने फिक्स कर दी 5। मैं b को कितना रखूं सच दैट मेरा c मिनिमम हो जाए? तो तुम कहोगे सर आप b को एक काम करो, आप b को 4.99 रख दो, या 4.9 रख दो, या 4.99999999 अनंत तक 9 रख दो। तो यहाँ पर ये जो तुमने मुझे आर्बिट्री नंबर दिया, ये क्या सोच कर दिया? तो तुम कहोगे सर देखो, अगर आपको यहाँ पर सी मिनिमम चाहिए तो आप एक काम करना, बी को मैक्सिमाइज कर देना, मैक्सिमम कर देना। मैंने कहा अच्छा हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तुम्हें नहीं लगता टेंशन मैक्सिमाइज हो जाएगी? और टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे रखी है? 50 इंटू 9.8। बिल्कुल सर, यहाँ पर मैं कैलकुलेशन करते हुए इस कैलकुलेशन को खोलने वाला नहीं हूँ। खोलूंगा तो बिल्कुल बेकार में फंस जाऊंगा मैं। तो यहाँ पर हमारे पास दे रखा है, अगर मैं सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी शुरू कर देता हूँ, एक मिनट रुको, मैं पहले पुट करके दिखा देता हूँ ये क्या हो गया। चलो अब जो हो गया सो हो गया, है ना, ये मिटा देते हैं। मैं वैल्यूज को एक बार ना पुट करके दिखा देता हूँ। तो मास हमारे पास कितना है? कितना है हमारे पास मास? 98 किलो का आदमी है। आदमी है कि सांड है कुछ पता ही नहीं चल रहा। मतलब 98 किलो यार, हद हो जाती है। इट्स टू मच ऑफ अ वेट यार। मतलब ठीक है, अगर तुम बॉडी बिल्डर हो तो इतना वेट होना चलता है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट मसल मास। लेकिन अगर तुम मतलब एक नॉर्मल इंसान हो तो बहुत ज़्यादा फैट है तुम्हारे ऊपर। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 98 मल्टीप्लाई ग्रेविटी की वैल्यू हम लेंगे 9.8 माइनस टेंशन 50 इंटू 9.8, दैट विल बी इक्वल टू मास। मास हमारे पास कितना है? कितना है मास? 98, भूल जाता हूँ कभी कभार। और इंटू एक्सेलरेशन हमें निकालना है। अब देखो ये नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा।
और 98 यहाँ पर, 98 यहाँ पर और 98 यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ बचा क्या 9.8, यहाँ पर क्या बचा 5 और यहाँ क्या बचा हमारे पास ए। तो ये 4.8 का आंसर आपके पास देखने को मिल रहा है। तो एक्सेलरेशन की जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है इस केस में कितनी हो सकती है 4.8, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन है।